यह वीडियो बसंत पंचमी के अवसर पर बन रहा है। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को बसंत पंचमी माँ सरस्वती जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम इफ़ और अनलेस का प्रयोग पढ़ेंगे कि इफ़ यदि सेंटेंस में अनलेस दिया है तो अनलेस के स्थान पे इफ़ का प्रयोग किस प्रकार होता है, एवं यदि इफ़ दिया है तो इफ़ के स्थान पे अनलेस का प्रयोग किस प्रकार होता है। सबसे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं घनश्याम सिंह GS लोधी सर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए, पहला सेंटेंस है अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल। अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, यदि नहीं। अनलेस और इफ़ का अर्थ होता है यदि। यदि इफ़ प्लस नॉट, यदि इफ़ में हम नॉट जोड़ दें तो अनलेस बनता है, यानी उसके अर्थ के आधार पे यदि, और अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश नहीं होती है, यदि बारिश नहीं होती है तो वी शैल गो टू स्कूल, तो हम स्कूल जाएंगे। कब जाएंगे स्कूल? जब बारिश नहीं होती है। हमें इस अनलेस के स्थान पे इफ़ का प्रयोग करना है। तो इफ़ यानी इसमें से नॉट हट गया अनलेस में से, तो इसी को हमें उसी अर्थ में यानी नेगेटिव अर्थ में लाना है। तो इट, अब रेंस नहीं के अर्थ में चाहिए है, तब हम यहाँ लगाएंगे, इसका नेगेटिव बनाएंगे। तो डज नॉट, डज नॉट रेंस, इसको हमें नेगेटिव में बदलना है, क्योंकि इसमें जो नहीं का अर्थ था इफ लगाएंगे तो उस नहीं के अर्थ को भी लाना है। किस प्रकार, यदि आप नेगेटिव बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर नेगेटिव बनाने की मेरी एक वीडियो को देख सकते हैं। इफ़ इट डज नॉट रेन्स, यदि बारिश नहीं होती है, अर्थ वही का वही रहा। बी, तब दूसरे सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि बारिश नहीं होती है तब हम स्कूल जाएंगे, वही यहाँ था। अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश नहीं होती है तब हम स्कूल जाएंगे। अब इस दूसरे सेंटेंस में देखते हैं। इफ़ शी डज नॉट कम ऑन टाइम, इफ़ का अर्थ होता है यदि। इफ़ यदि शी डज नॉट कम ऑन टाइम, यदि वह समय पर नहीं आता है, यदि वह समय पर नहीं आता है। द टीचर विल पनिश हर, तो शिक्षक उसे पनिश करेंगे। यदि वह समय पर, सी है, सी यानी लड़की, यदि वह समय पर नहीं आती है तो शिक्षक उसे पनिश करेंगे। अब इस इफ़ के स्थान पे अनलेस का प्रयोग, जैसे कि हमने देखा इफ़ का अर्थ यदि, और यदि अनलेस का प्रयोग करेंगे तब हमें नहीं का अर्थ मिलेगा, और इसमें नहीं का अर्थ तो पहले से ही है, यानी इस नहीं के लिए हम अनलेस इफ़ प्लस डज नॉट, इसका पूरे का अर्थ होता है अनलेस। अनलेस सी, अनलेस जोड़ दिया तो इफ़ और डज नॉट की आवश्यकता नहीं होगी, इसके स्थान पे अनलेस का प्रयोग। तो अनलेस सी कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम सेम अर्थ है, अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो दूसरे सेंटेंस में भी हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। द टीचर विल पनिश हर। इस प्रकार से हम इफ़ और अनलेस का प्रयोग करते हैं। अब इसी को हम एक दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं कि यदि, देखिए यहाँ अनलेस इफ़, यहाँ हमने अनलेस का अर्थ यानी नेगेटिव अर्थ को सेम लिया है। यदि इसे नहीं भी लेना है तब हम क्या कर सकते हैं, जब इसको हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे तो दूसरे सेंटेंस को हम इस नेगेटिव अर्थ में बदल देंगे। जैसे इफ़ इट डज नॉट रेन्स, यदि बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती है तो हम स्कूल जाएंगे। यदि हम लिखते हैं यदि बारिश होती है तब क्या होगा, तब हम स्कूल नहीं जाएंगे। दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, इफ़ इट रेन्स, यानी हमने अर्थ को बदल दिया कि यहाँ लिखा था बारिश नहीं होती, हमने लिख दिया यदि बारिश होती है तब क्या होगा, तब हम बदल सकते हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो वी शैल नॉट गो टू स्कूल। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस यहाँ नेगेटिव बनाया है, तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, अनलेस शी कम ऑन टाइम,
यदि वह समय पर नहीं आती है तो शिक्षक उसे पनिश करेंगे। जैसे यह इफ़ का सेंटेंस था, इसे और दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते थे इफ़ वाले सेंटेंस को? इफ़ शी कम ऑन, देखो इसको दूसरे प्रकार से कैसे लिखा जा सकता है? इफ़ शी कम ऑन टाइम, यदि वह समय पर आती है तो क्या होगा? टीचर विल नॉट पनिश हर, यदि वह समय पर आती है तो शिक्षक उसे पनिश नहीं करेंगे, और यदि समय पर नहीं आती है तब पनिश करेंगे। इसके बाद हम दूसरे प्रकार के सेंटेंसों को देखते हैं। यदि अभी आप तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट पर जाकर अंग्रेजी के बहुत ही महत्वपूर्ण अन्य वीडियो को आप देख सकते हैं। इस पर एक्टिव पैसिव कैसे बनाए जाते हैं, और नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं, इंट्रागेटिव कैसे बनाए जाते हैं, और नोट्स किस प्रकार बनाए जाते हैं, यह वीडियो आपको आज या कल तक मिल जाएगा। अब देखिए, डू डायरेक्टेड है जो कि आपके पेपर में 5 अंक के पूछे जाते हैं। तो ही हैज़ टेकन टी, अब इसका निर्देश क्या दिया, डायरेक्शन दिया है डायरेक्ट चेंज इनटू इंट्रागेटिव, यानी आपको इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तब प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम वाक्य में देखेंगे क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो इंट्रागेटिव में बदलने के लिए हम उस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे पहले वाक्य के शुरू में रख देते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज़, तो इंट्रागेटिव में बदलने के लिए हैज़ ही टेकन टी, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल इजी होते हैं बनाना। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में रखना है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब दूसरे प्रकार का सेंटेंस है, इसमें को भी आपको इंट्रागेटिव में बदलना है, मगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ मेन वर्ब है। शी लिव्ड इन शिवपुरी, वह शिवपुरी में रहती है। अब इसका इंट्रागेटिव बदलना है, बनाना है, तो क्या करेंगे? अब लिव्ड हमें पहचानना है कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो लिव्ड यानी सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड, तब हमें डिड को वाक्य के शुरू में रखना है। तो डिड सी, जब डिड आ गया तो उसके साथ हमेशा क्रिया पहले रूप में आएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में डू, डज या डिड लिखते हैं तो उसके साथ मुख्य क्रिया हमेशा पहले रूप में ही आएगी, चाहे नेगेटिव बनाए चाहे इंट्रागेटिव बनाए। यदि वाक्य में डू, डज या डिड आता है तब हमेशा मुख्य क्रिया पहले रूप में ही, अपने मूल रूप में ही आएगी। डिड सी, अब इस क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में बदलना है, तो लिव इन शिवपुरी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखें, ही इज़ रिच, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है ही इज़ नॉट हैप्पी। प्रयोग करना है कंबाइन द सेंटेंस, निर्देश होगा कि कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग यट, यानी यट का प्रयोग करते हुए दोनों वाक्यों को कंबाइन करना है। यट अर्थ होता है फिर भी। ही इज़ रिच, वह धनवान है। ही इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। जब यट का प्रयोग करेंगे तो दोनों सेंटेंसों के बीच में यट का प्रयोग होगा। ही इज़ रिच, वह धनवान तो है फिर भी, यानी यट ही इज़ नॉट हैप्पी। हैप्पी, अब यट के स्थान पे वट का प्रयोग भी होता है कि वह धनवान है। यदि यट के स्थान पे वट होता, वट से कंबाइन करना है, तब भी लगभग इसी प्रकार से होता है। केवल अंतर क्या होगा कि यहाँ हम इस ही इज, दूसरे सेंटेंस के इस ही इज को हटा देंगे, इस यट के स्थान पे आ जाएगा वट। तो ही इज रिच वट नॉट हैप्पी, केवल इस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया जाएगा वट के प्रयोग में। ही इज रिच वट नॉट हैप्पी। अगले सेंटेंस, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन, यहाँ होगा पास इन एग्जाम। वह बहुत इंटेलिजेंट है, अमन बहुत इंटेलिजेंट है। ही कैन पास इन एग्जाम, वह एग्जाम में पास हो सकता है। यहाँ आपको सो दैट का प्रयोग करना है। सो दैट,
तो सो का प्रयोग पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद यानी इस वेरी के स्थान पे, और जहाँ पहला सेंटेंस समाप्त हुआ है उस फुल स्टॉप के स्थान पे आपको दैट का प्रयोग करना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? अमन इज, इस वेरी को हटा देना है, इसके स्थान पे सो। अमन इज सो इंटेलिजेंट, अमन इतना इंटेलिजेंट है दैट कि ही कैन पास इन एग्जाम। इस प्रकार से सो दैट का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद यदि वेरी नहीं भी होता तब भी हम सो का प्रयोग यही करते। यदि वेरी है तो उसे हटाना होगा। तो वर्ब के बाद सो, और जहाँ दोनों सेंटेंसों को मिलाना है उनके बीच में मध्य में दैट का प्रयोग। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें दो वाक्य दिए हैं, ए और बी। द टॉल मैन इज अ डॉक्टर और द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। देखिए यहाँ लिखा है हु, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। इन दोनों वाक्यों को हु का प्रयोग करते हुए हमें कंबाइन करना है। या इसी को दूसरे प्रकार से लिखा जा सकता है कि यूज कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लास। इस हु के स्थान पर रिलेटिव क्लास भी लिखा आ सकता है एग्जाम में। तब हम इसे किस प्रकार, सबसे पहले तो समझें किसकी बात हो रही है? एक व्यक्ति की, जो क्या है? डॉक्टर है, जो डॉक्टर है। दूसरा सेंटेंस है द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। वह क्या कर रहा है? मेरे पिता से बात कर रहा है। तो देखिए किस प्रकार लिखे। सबसे पहले ध्यान देना है, जो डॉक्टर है उसके जो उसका जो प्रोफेशन है, उसका जो काम है, उस सेंटेंस को पहले लिखना है। द टॉल मैन अब जो सब्जेक्ट है इसके बाद हमें हु का प्रयोग करना है। पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके बाद हु। अब इसके बाद हमें दूसरा सेंटेंस देखना है। उसको दूसरे सेंटेंस में देखो टॉल मैन हम लिख चुके हैं, तो इस सब्जेक्ट को हमें नहीं लिखना है, हु। अब इसके बाद का भाग लिखना है, हु इज टॉकिंग टू माई फादर। इसके बाद जो यहाँ का भाग रह गया है वह हमें लिखना है, इज अ डॉक्टर। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसके बाद आप कुछ एक सेंटेंस और देखते हैं जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आपके 5 अंक बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ क्या करना है, विकास यानी कंबाइन द सेंटेंस। 2 सेंटेंसेज दिए हैं, मोना इज एब्सेंट टुडे और दूसरा सेंटेंस है ही इज नॉट वेल। मोना आज अनुपस्थित है और वह ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है। हमें विकास से इस सेंटेंस को जोड़ना है। तो सेंटेंस को जब जोड़ना है तो विकास का प्रयोग दोनों सेंटेंसों के मध्य में ही होगा। मोना इज एब्सेंट टुडे, विकास शी इज नॉट वेल। मोना आज अनुपस्थित है क्योंकि वह स्वस्थ नहीं है। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे प्रकार से भी, यदि विकास ना आके यहाँ सो का प्रयोग होता, सो, तब हम क्या करते? तब हमें देखना है मोना इज एब्सेंट टुडे, शी इज नॉट वेल। यदि इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से लिख दें बदल के, शी इज नॉट वेल, यानी कौन? मोना। यदि आप इसको लिख दें मोना इज नॉट वेल, यहाँ हमें सो का प्रयोग करना है, तो मोना इज नॉट वेल। अब यहाँ हम लिखेंगे सो शी इज एब्सेंट टुडे। मोना स्वस्थ नहीं है इसलिए वह अनुपस्थित है। अब यहाँ देखें, जैसे हमने विकास का प्रयोग किया तो मोना आज एब्सेंट है क्योंकि वह स्वस्थ नहीं है। अब सो का प्रयोग, मोना स्वस्थ नहीं है इसलिए वह आज अनुपस्थित है। तो इस प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।